चेसंग घड़ी देखता है तो रात के 12 बजकर कुछ मिनट हो चुके थे। चेसंग उसे याद दिलाता है कि अब तुम्हारे पास केवल 9 दिन बचे हैं। ये सुनकर रियो थोड़ी शर्मा कर भाग जाती है और चेसंग भी उसे देखने के लिए पीछे जाता है। अगले दिन दानहो अपने अपने वॉलंटियर काम के लिए पहुंच जाता है। पहले दानहो पैरामेडिक टीम के सभी सदस्यों से मिलता है। फिर चीफ उसे बताते हैं, हमारे काम में बहुत खतरा होता है, इसलिए बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। अपना ख्याल रखना। उसके बाद मॉम उसे जल्दी से तैयार होने को कहती है। दानहो पैरामेडिक यूनिफॉर्म पहन कर आता है। मॉम उसे पहले यूनिफॉर्म में लगने वाले उपकरण दिखाती है। फिर एम्बुलेंस के अंदर की चीजों के बारे में बताती है। कहा कौन सा फर्स्ट एड किट या दवा रखी हुई है और किस मिशन पर कौन सा बॉक्स ले जाना है। ये सब समझाती है और ध्यान से याद रखने को कहती है। इतनी सारी जानकारी सुनकर दानहो थोड़ा भ्रमित हो जाता है और मॉम से धीमी गति से समझाने को कहता है। मॉम फिर से समझाना शुरू करती है, लेकिन तभी इमरजेंसी सिग्नल आ जाता है। मॉम उसे अंदर बैठने को कहती है और एम्बुलेंस चालू करके लोकेशन की ओर निकलती है। इस बीच रियू की मां ने चेसंग के परिवार वालों के लिए खाना भेजा था। हालांकि चेसंग की मां डाइट के चलते इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट होता है तो वो डाइट छोड़कर खाने बैठ जाती है। तभी चेसंग के पिता अस्पताल जाने के लिए निकलते हैं। अपनी पत्नी को खाते देखकर वो सारा खाना अच्छे से प्लेट और बाउल में सर्व करके देते हैं। चेसंग की मां बहुत खुश होकर उन्हें धन्यवाद कहती है। चेसंग के पिता जाते जाते एक मैसेज छोड़ते हैं जिसमें लिखा होता है, हमारा बेटा अब बड़ा हो चुका है और काफी समय भी बीत चुका है। अब अहम फैसला लेने का समय आ गया है। जो मैंने कहा था उस पर सोचो। ये शायद उनके तलाक की बात हो सकती है। मैसेज पढ़ने के बाद चेसंग की मां उदास दिखाई देती है। उधर पैरामेडिक टीम रेस्क्यू वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहां एक फॉरेस्ट वर्कर पेड़ से गिर गया था और उसकी पीठ में गंभीर चोट लगी थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था, जिससे मधुमक्खियां आसपास के लोगों को काट रही थी। दानहो पेड़ के पास जाने से घबराता है, लेकिन स्ट्रेचर वगैरह लेकर आ जाता है। इस दौरान मधुमक्खियां उनके चेहरे पर काट लेती है। मॉम जब उससे पूछती है तो वो कहता है, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हूं और काम कर सकता हूं। मॉम कहती है, अगर सिचुएशन ज्यादा खतरनाक हो तो तुम वहां से भाग सकते हो। दानहो जवाब देता है, अब मैं कैसे भागता, आज हम एक टीम है। मॉम उसे इलाज कराने को कहती है और ड्यूटी पर लौटने लगती है। दानहो कहता है, मैं भी चलूंगा। मॉम कहती है, इस हालत में तुम किसी को कैसे बचाओगे? दानहो कहता है, तुम अपनी सोचो, तुम्हारे हाथ पैर पर भी मधुमक्खियां काट चुकी है। मॉम आश्चर्य से पूछती है, क्या तुमने मेरा अभी नाम लेकर पुकारा? दानहो मुस्कुराकर जवाब देता है, ठीक है कैप्टन, नहीं बुलाऊंगा। तभी एक इमरजेंसी केस आ जाता है। मॉम दानहो से पूछती है, चलना है? दानहो कहता है, यस कैप्टन, और उनके साथ चल पड़ता है। अब केस में एक भारी भरकम व्यक्ति गिर गया था, जो खुद से उठ नहीं पा रहा था। टीम ने मिलकर उसे सहारा देकर नीचे उतारा। अगले केस में सिचुएशन और भी खराब हो गई थी। मरीज को पहले से ही हार्ट की बीमारी थी। मॉम तुरंत एक डॉक्टर को कॉल करती है और उनकी सलाह के अनुसार मरीज का इलाज करती है। दानहो ये देखकर समझ जाता है कि इन हालतों में मरीज की जान बचाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन मॉम और उसकी टीम की कोशिशों में मरीज बच जाता है। इस बीच चेसंग को एक थिएटर रिमॉडलिंग का ऑफर मिलता है। चेसंग उस ऑफर को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि इसी थिएटर में उसने अपनी पहली मूवी टॉय स्टोरी देखी थी, और वो भी रियू के साथ। इस जगह से उसकी खास यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए वो इसे रीमॉडलिंग करना चाहता था। थिएटर में उसे पॉपकॉर्न दिखाई देता है, जो वो रियू के लिए ले जाता है। बाहर आकर वो रियू को कॉल करता है और उसे प्रैक्टिस के लिए ऑफिस बुलाता है। रियू उस वक्त कुकिंग क्लास से बाहर निकल ही रही थी, लेकिन अचानक किसी को देखकर रुक जाती है। इधर चेसंग जब ऑफिस पहुंचता है तो वो रियू के साथ हेंजुन को देखता है। उसे देखकर चेसंग रियू से पूछता है, ये तुम्हारे साथ क्यों है? रियू जवाब देने ही वाली थी कि हेंजुन कहता है, मैं रियू का इंतजार कर रहा था उसकी कुकिंग क्लास के बाहर, इसलिए हम साथ में आए। चेसंग गुस्से में कहता है, तुझे पता नहीं क्या कि इसे स्टॉकिंग कहते हैं? लगता है पुलिस को तुम्हारी खबर लेनी ही पड़ेगी। ये कहकर वो पुलिस को कॉल करने लगता है। हेंजुन तुरंत कहता है, मैंने रियू को फॉलो नहीं किया, मैं तो आपके ऑफिस की कंसल्टेशन के लिए आया हूं। तभी ऊपर से मंग कहता है, तुम दोनों हमारे नए क्लाइंट को लेकर आए हो?
चेसंग ये सुनकर हैरान रह जाता है। सब अंदर जाते हैं। रियो किचन में खाना बना रही होती है, लेकिन वो भी ये सोच रही थी कि आखिर हेंजुन यहाँ क्यों आया है। उधर हेंजुन मंग से कहता है कि वो अपने माता पिता के लिए घर बनाना चाहता है। उसके माता पिता रिटायर हो चुके हैं और कोरिया में रहना चाहते हैं, इसलिए वो घर के लिए सलाह लेने आया था। चेसंग हेंजुन को देखकर गुस्से में था। मंग उसके लिए घर बनाने के लिए राजी हो जाता है। वो आगे की बात बढ़ाने ही वाला था कि तभी मंग को उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो बताती है कि उसकी बच्ची ने कोई कीड़ा खा लिया है। मंग जल्दबाजी में चेसंग को सारी जिम्मेदारी देकर वहां से निकल जाता है। चेसंग हेंजुन से बात करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन अब मंग चला गया था। वो कहता है, मिस्टर हेंजुन, क्या ये कंसल्टेशन एक बहाना था यहाँ आने का? हेंजुन कहता है, नहीं, मैं सच में अपने माता पिता के लिए घर बनवाना चाहता हूँ। चेसंग जवाब देता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। हेंजुन कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। रियो ने तुम्हारी इतनी तारीफ की थी कि तुम बहुत ही स्किल्ड आर्किटेक्ट हो। चेसंग कहता है, तुम आगे से उसका नाम मत लेना और उसके सामने भी मत दिखना। तुम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। हेंजुन जवाब देता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इतनी आसानी से हमारा ब्रेकअप थोड़ी ना हो सकता है। चेसंग कहता है, ये सिर्फ तुम्हारा ख्याल है। हेंजुन कहता है, तुम्हें नहीं पता कि हमारा रिश्ता कितना गहरा था। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। चेसंग कहता है, मुझे तुम्हारा पास जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। रियो ने जो बताया मैं उसी पर भरोसा करता हूं। हेंजुन कहता है, क्या तुम ये अपनी दोस्ती की वजह से मानते हो? चेसंग जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है। उसके बाद चेसंग रियो को देखने के लिए किचन में आता है। उसके पीछे पीछे हेंजुन भी आ जाता है। चेसंग कहता है, ए, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या तुम्हें घर नहीं जाना? हेंजुन कहता है, नहीं, मैं नहीं जा रहा। चेसंग कहता है, अगर तुम्हारा बर्ताव ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकता हूं। हेंजुन जवाब देता है, क्या अब तुम एक वकील को कानून सिखाओगे? चेसंग गुस्से में कहता है, ए मिस्टर, शायद तुम भूल रहे हो कि ये मेरा ऑफिस है। उनकी बहस सुनकर रियो कहती है, प्लीज, क्या तुम दोनों यहां से बाहर जा सकते हो? तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। चेसंग कहता है, ठीक है, मैं अच्छे से रहूंगा। हेंजुन कहता है, मैं यहीं से तुम्हें खाना बनाते हुए देखूंगा। ये सुनकर रियो कहती है, प्लीज, तुम दोनों जाकर पीछे बैठ जाओ और मुझे शांति से प्रैक्टिस करने दो। दोनों पीछे बैठ जाते हैं। चेसंग पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी नहीं जाना? हेंजुन जवाब देता है, मैंने पहले ही कहा था कि मेरा आज का शेड्यूल खाली है और मैं रियो के हाथ का खाना खाने का प्लान बना चुका हूं। चेसंग कहता है, क्या तुम हमेशा से ही इतने जिद्दी हो? क्या सच में तुम्हारी ऐसी ही पर्सनैलिटी है? हेंजुन मुस्कुराकर कहता है, हाँ, और रियो को मुझ में यही बात पसंद थी। चेसंग उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए रियो से पूछता है, और कितना समय लगेगा? मुझे भूख लगी है। रियो जवाब देती है, थोड़ा और वेट करो। हेंजुन कहता है, डोंट वरी, आराम से खाना बनाओ, मेरे पास टाइम ही टाइम है। चेसंग भी कहता है, हाँ ठीक है, आराम से बनाओ। तभी हेंजुन कहता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यह सुनकर चेसंग को पॉपकॉर्न की याद आती है। वो रियो को पॉपकॉर्न देते हुए कहता है, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लाया था। रियो खुशी से उसे लेने जाती है क्योंकि पॉपकॉर्न उसे बहुत पसंद है, लेकिन हेंजुन उसे खाने से मना करता है और पॉपकॉर्न छीनते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है। रियो जवाब देती है, मैं इसे खा लूंगी क्योंकि मैंने बहुत समय से नहीं खाया। चेसंग कहता है, तुम्हें याद है हम दोनों साथ में टॉय स्टोरी देखने गए थे? रियो कहती है, ऑफ कोर्स, मुझे तो हर एक डायलॉग याद है। यह सुनकर चेसंग बहुत खुश हो जाता है। खुशी से हेंजुन को चिढ़ाते हुए कहता है, अब तुम भी खा लो। इधर पूरे दिन के रेस्क्यू मिशन के बाद मोम और उसकी टीम वापस लौट आती है। दानहो पूरी तरह से थक चुका था और कहता है, आप लोगों का स्टेमिना तो अलग ही लेवल पर है। अभी दानहो का चेहरा सूजा हुआ था। तभी चीफ उसके पास आते हैं, थोड़ी बातें करते हैं और सभी को डिनर के लिए बुलाते हैं। सब लोग साथ में खाना खाने पहुंचते हैं। दानहो उनके रेस्क्यू मिशन से जुड़ी कठिनाइयों के बारे में सवाल करता है। एक सदस्य कहता है, कभी कभी तो हमें बाथरूम जाने का भी समय नहीं मिलता। इसकी वजह से पेट की गड़बड़ी तो आम हो जाती है।
एक बार तो कैप्टन मोम का भी पेट खराब हो गया था। ये सुनकर मोम उसका मुंह बंद कर देती है और जल्दी से टॉपिक बदल देती है। दानहो पूछता है, आपका ये काम बहुत स्ट्रेसफुल है, फिर भी आप लोग इतना दबाव झेलकर कैसे काम कर लेते हैं? वही सदस्य जवाब देता है, हम अक्सर अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को डेट करते हैं। जैसे हमारी चीफ की पत्नी एक फायर फाइटर थी। साथ काम करते करते उन्हें प्यार हुआ और शादी हो गई। दूसरा सदस्य कहता है, मैं भी डिपार्टमेंट के एक लड़की को डेट कर रहा हूं। दानहो चकित होकर पूछता है, आप लोगों को ऑफिस रोमांस का समय कैसे मिलता है? चीफ मुस्कुराकर कहते हैं, बस समय निकाल ही लेते हैं। उसके बाद दानहो मोम से उसके डेटिंग लाइफ के बारे में पूछता है। मोम जवाब देती है, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी दूसरा सदस्य बताता है, कैप्टन मोम ने आज तक किसी को डेट नहीं किया, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें यहाँ कोई पसंद ही नहीं आया। लेकिन हाँ, उन्हें डीसी मार्वल के कैरेक्टर जरूर पसंद है। हालांकि एक बार मैंने उन्हें किसी में दिलचस्पी देते देखा था। वो एक शख्स था जिसने हमारे लिए ट्रैफिक क्लियर करने में मदद की थी। ये सुनकर मोम उसे रोकने के लिए उसके मुंह में खाना ठूस देती है, क्योंकि वो मड फ्लैट मैन वहीं पर बैठा हुआ था। मोम दानहो के सामने थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है। दूसरी ओर रियू सभी को खाना परोसती है। जेसन कहता है, क्या तुम सच में हमें खाना खिलाना चाहती हो? रियू जवाब देती है, जितने ज्यादा लोग टेस्ट करेंगे उतने ही मुझे फीडबैक मिलेंगे। हेंजुन कहता है, मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली जज करूंगा, क्योंकि आलोचना जरूरी है ग्रोथ के लिए। यह सुनकर चेसंग गुस्से में कहता है, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। हेंजुन जवाब देता है, हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम एक आइडियल रिलेशनशिप में थे, इसलिए रियू मेरी बातों को अच्छे से समझती है। दोनों खाना शुरू करते हैं और उन्हें खाना काफी अच्छा लगता है। तभी रियू के पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है और वो दर्द के मारे बैठ जाती है। चेसंग और हिंजुन दोनों उसे चेक करने आते हैं। चेसंग पूछता है, क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? रियू बताती है, पेट में। चेसंग कहता है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हिंजुन तुरंत रियू को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें ले चलता हूं। रियू चेसंग का हाथ छुड़ाकर हिंजुन को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। ये देखकर चेसंग बहुत दुखी होता है। उसे समझ नहीं आता कि रियू ने उसे क्यों नहीं चुना। वो अंदर ही अंदर ईर्ष्या, दुख और चोट महसूस करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। हेंजुन रियू को हॉस्पिटल ले जाता है। वहां डॉक्टर रियू से उसके लक्षणों के बारे में पूछती है। रियू बताती है कि 3 साल पहले उसे स्टमक कैंसर था। वो सेकंड स्टेज पर थी जब उसकी सर्जरी हुई थी और उसका 70% निकाल दिया गया था। उसके बाद उसे केमियोथेरेपी भी लेनी पड़ी थी। रियो ने अब तक इस बात को किसी को भी नहीं बताया था, यहां तक कि चेसंग को भी नहीं। यूएस में केवल हेंजुन को उसके कैंसर के बारे में पता था, इसलिए रियो हॉस्पिटल हेंजुन के साथ आई थी। अब सवाल यह है कि चेसंग और उसकी फैमिली को इसके बारे में पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो आते ही तुरंत देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।